हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 30 लेकर। ये हमारा 30वां पार्ट है। अभी तक टोटल 29 यानी 29 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। नाबार्ड का एग्ज़ाम देखिए सितंबर फर्स्ट वीक में तो मुश्किल ही है, लेकिन सेकेंड या थर्ड वीक में कभी भी हो सकता है। और हमारी प्रिपरेशन देखिए, आज का जो पार्ट है उसको मिलाकर हम 31 मई यानी 31 मई तक के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे जो भी नाबार्ड से रिलेटेड होंगे। अब हमारा जून जुलाई अगस्त बचेगा, उनको हम अगले 10 से 12 दिन में भी कवर कर पाएंगे। तो नाबार्ड के एग्ज़ाम के पहले हम सारे करंट इवेंट्स जो नाबार्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि नाबार्ड के जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमारा स्कोर 70 के आसपास रह सके। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और नाबार्ड की प्रिपरेशन ब्रेक मत करिएगा, करते रहिए, क्योंकि सेकंड या थर्ड वीक में कभी भी नाबार्ड का एग्ज़ाम हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बी डे प्रत्येक वर्ष 20 मई को यानी 20 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, एंटोन जानसा करके एक पर्सन थे स्लोवानिया के। ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड के फर्स्ट बी कीपर थे एंटोन जानसा, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बी डे वाले दिन। तो 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड बी डे का थीम क्या था? देखिए, इस बार के वर्ल्ड बी डे के थीम में बहुत कन्फ्यूज़न है। जो इस बार का वर्ल्ड बी डे था उसका थीम था सेव दी बीज, ये था उसका थीम। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन द्वारा कोविड-19 को देखते हुए एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बी डेज वाले दिन। तो उस वर्चुअल इवेंट का थीम था बी इंगेज्ड। क्या था? बी इंगेज्ड। तो वर्ल्ड बी डे का थीम था सेव द बीज और एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका थीम था बी इंगेज्ड यानी व्यस्त रहें। तो इतना अंतर है। जो बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, उनके कल्टीवेशन या उनके पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। नया क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो एक बार पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मई का करंट अफेयर्स था तो मैंने सोचा क्यों ना इंक्लूड कर लिया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो एनिमल हस्बेंड्री है, गिरिराज सिंह चौहान जिसको देख रहे हैं, उसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। इसके तहत टोटल 20,050 करोड़ यानी 20,050 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। कितने टाइम के लिए? 5 वर्षों के लिए, 2021 से लेके 2024-25 तक। तो आप देख लीजिएगा 5 वर्ष कैसे ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ये 5 वर्षों के लिए योजना है। 20,050 करोड़ यानी 20,050 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया है। कुछ बेसिक से टारगेट हैं, आप नोट कर लीजिए। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें कहा गया है कि फिश प्रोडक्शन में एनुअल ग्रोथ 9% का हासिल करना है। कितना? एनुअल ग्रोथ रेट फिश प्रोडक्शन में 9% का हासिल करना है। साथ ही साथ 2024-25 यानी 24-25 तक जो फिश प्रोडक्शन है उसको 22 मिलियन मीट्रिक टन टारगेट अचीव करना है। कितना करना है? 2024-25 तक फिश प्रोडक्शन का टारगेट 22 मिलियन मीट्रिक टन अचीव करना है। जो आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें कहा गया है 15 लाख यानी कि लगभग 15 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे, और इसका 3 गुना यानी 45 लाख 45 लाख जो है आपके इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, ऐसे जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने का लक्ष्य कितना है? 2022 आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट होने पर एग्रीकल्चर फार्मर्स के इनकम को डबल करने का लक्ष्य है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत जो हमारे मरीन फार्मर्स हैं या फिश फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को डबल करने का टारगेट ईयर है 2024। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। 5 वर्ष के लिए स्कीम है, फंडिंग है 20,050 करोड़। ये जो 20,050 करोड़ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट 9,407 करोड़ खर्च करेगी। कितना? 9,407 करोड़। स्टेट गवर्नमेंट 4,880 करोड़ खर्च करेगी। और थर्ड होगा आपका बेनिफिशरी यानी जिसको फ़ायदा मिल रहा है, वो 5,763 करोड़ खर्च करेगा। तो ये जो है बाइफर्केशन है 20,050 करोड़ का। हालांकि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाएगी और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आगे जैसा भी आएगा हमें पता ही चल जाएगा। नया क्वेश्चन है, PMFME स्कीम तो कितने वर्षों में इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसको 5 वर्षों के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन डी यानी 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंग के तहत ये PMFME स्कीम लॉन्च कर दी थी। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। इसके तहत टोटल 9 लाख सेमी स्किल्ड जॉब्स क्रिएट की जाएंगे। 9 लाख सेमी स्किल्ड
जॉब क्रिएट किए जाएंगे। देखिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसको ऑल इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। टोटल फंड कितना एलोकेट किया गया है, तो 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया है अगले 5 वर्ष के लिए। जो भी पर्सन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ओपन करेगा उसको टोटल कॉस्ट का 35% तक कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये 35% की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 लाख। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60-40 का रेशियो रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। मेन फोकस जो आपकी PMFME स्कीम है उसमें मेन फोकस पेरिसेबल कमोडिटीज़ पर किया जाएगा, यानी आपकी प्याज हुआ, टमाटर हुआ, ऐसी कमोडिटीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल लेवल पर इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी बनेगी। उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, इस समय कौन है, हरसिमरत कौर बादल। और स्टेट लेवल पर कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो स्टेट लेवल कमेटी बनेगी। उसके अध्यक्ष कौन होंगे, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होंगे। देखिए जो आपकी FME स्कीम है, यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन किया जाएगा कि किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फेज 3 लॉन्च किया गया है, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिसेंटली अनाउंस किया गया है, आपको पता है कितने % क्वायर जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। तो रिसेंटली NRIDA यानी कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत जितनी भी रूरल रोड्स बनेंगी उसमें 5% रोड्स को क्वायर जियो टेक्सटाइल से बनाया जाएगा। ये क्वायर जियो टेक्सटाइल क्या होता है, जो कोकोनट होता है उसका हस्क जो होता है ऊपर का छिलका, उसको कहते हैं क्वायर जियो टेक्सटाइल। तो रिसेंटली नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यानी NRIDA ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में लगभग 1,25,000 किलोमीटर की जो लेंथ की रोड बन रही है उसमें से 1674 1674 किलोमीटर की रोड क्वायर जियो टेक्सटाइल से बनाई जाएगी। आप इतना याद रखिएगा। देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके तहत 15% सड़कों का निर्माण ग्रीन टेक्नोलॉजी से होना कंपलसरी है, यानी कि 15% सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी से ही बनेंगी, चाहे आप जैसे बनाएं। उसमें से 5% इस बार जो है क्वायर जियो टेक्सटाइल से बनाई जाएंगी। और क्वायर जियो टेक्सटाइल एक नेचुरल फाइबर होता है, मैंने भी आपको बताया कि जो कोकोनट का छिलका होता है, हस्क होता है, आप लोग निकालते हैं ना नारियल फोड़ने से पहले, उसके द्वारा ही क्वायर जियो टेक्सटाइल बनता है। इससे क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 होगा, इसके तहत 7 स्टेट के 1674 किलोमीटर रोड को क्वायर जियो टेक्सटाइल से बनाया जाएगा। यानी जो 15% ग्रीन टेक्नोलॉजी से बननी है उसका 5% क्वायर जियो टेक्सटाइल से होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 मैंने अभी आपको बताया 1,25,000 किलोमीटर रोड बननी है। कब से लेकर कब तक, 2019 में इसका फेज 3 लॉन्च हुआ था, 2024-25 तक ये जो है रोड कंस्ट्रक्ट होनी है। और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो NRIDA द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत कार्य करता है। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको बता दी। हालांकि हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी को पता है इसकी फंडिंग जो है 60-40 के रेशियो में होती है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 90-10 के रेशियो में होती है स्पेशल स्टेट्स के लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने इंपोर्ट पर बैन लगने के बाद रिसेंटली किस कंट्री पर से बैन हटा दिया है, पाम ऑयल के इंपोर्ट से। तो रिसेंटली इंडिया ने पाम ऑयल के इंपोर्ट से बैन हटा दिया है मलेशिया से। 4 महीने का बैन लगा दिया था क्योंकि जो महातिर मोहम्मद थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे थे उनसे, तो इंडिया ने बोल दिया कि हम आपके यहाँ से पाम ऑयल नहीं लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है या फिर बायर है एडिबल ऑयल का, और जो हमारा एडिबल ऑयल होता है उसमें 2/3 यानी 66% पार्ट होता है पाम ऑयल का। हम लोग पाम ऑयल मोस्टली 2 कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, एक तो इंडोनेशिया हो गया जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, और सेकंड हो गया आपका मलेशिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। तो इंडिया ने मलेशिया से जो है पाम ऑयल का इंपोर्ट बैन कर दिया था। अब वापस इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि हम पाम ऑयल मलेशिया से ले पाएंगे, लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि मलेशिया को भी 1 लाख टन राइस परचेज करना पड़ेगा इंडिया से, तो ऐसे ही नहीं ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किस इंडियन स्टेट में सूर्य नगरी को डेवलप कर रही है। तो रिसेंटली कोणार्क सन टेम्पल का सोलराइजेशन किया जा रहा है। तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है,
कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित है। अब कोणार्क जो टाउन है उसको सूर्य नगरी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कोणार्क सर टेम्पल को सूर्य नगरी के रूप में डेवलप कर रही है। इसमें 10 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा जो कि ग्रिड कनेक्टेड होगा। 100% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सोलर पैनल द्वारा दी जाएगी। इसकी जो आपका सूर्य नगरी प्रोजेक्ट है इसको 100% फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 25 करोड़ की लागत आ जाएगी, पूरा का पूरा यही देंगे। लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है सूर्य नगरी प्रोजेक्ट को? तो ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो आपका सन टेम्पल है उसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, ये तो आप सभी को पता है। यूनेस्को ने 1984 में जो सन टेम्पल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया है? रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। लॉकडाउन चल रहा था तो फार्मर्स की इनकम जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अब फार्मर्स अपनी इनकम का सोर्स कैसे जनरेट करें, इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया जिसमें कहा गया कि अब स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, प्री हार्वेस्टिंग यानी कटाई से पहले एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आपने खेत में फसल को देख लिया खड़ा हुआ कितना है, उसके बाद उसका प्राइस लगा दिया कि ये सारी फसल मेरे को आप दे दो, आप इतना रुपये ले लो। तो फिर उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कटाई से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए उसको प्रमोट करने के लिए रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इसमें क्या होता है, बायर और फार्मर के बीच में प्री हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट होता है। अपने यहाँ रखिएगा, जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसका रेगुलेशन कौन से एक्ट के द्वारा होता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रेगुलेशन होता है। लेकिन एक बात यह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, तो अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे तो लागू नहीं हो जाएगा, तो इसको लागू करने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को अलग से एक्ट पास करना पड़ता है। तो रिसेंटली ओडिशा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक्ट पास कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसको कितने वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की लिमिट जो है समाप्त हो रही थी, अब इसको मार्च 2023 तक यानी 3 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देखिए सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, उनको ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें मिनिमम पेंशन 1000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 तक की पेंशन प्रोवाइड की जाती है। खास बात क्या है, देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। LIC द्वारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं इसकी, और मैनेजमेंट LIC ही करता है इसका। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसमें इनरोलमेंट की मिनिमम एज क्या है? 60 ईयर, मैक्सिमम एज कोई नहीं है। खास बात क्या है कि आपको प्रीमियम मैक्सिमम 10 वर्ष तक ही पे करना पड़ता है। और खास बात क्या है, अधिकतम आप पे कर सकते हैं 10 वर्षों में 15 लाख रुपए, यानी एक वर्ष में आप 1.5 लाख से ऊपर पे नहीं कर सकते हैं या प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने यही बताया कि जो आपको पेंशन मिलेगी वो जब तक आप जिएंगे 10,000 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगी। तो आप ये भी याद रखिएगा, मिनिमम पेंशन 1,000 दे रखी है। तो जो आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इस पॉलिसी का टेन्योर जो है 10 वर्ष का होगा, यानी कि अगर आज आपकी एज 60 ईयर्स है, आज से आप प्रीमियम पे करना स्टार्ट करते हैं तो 70 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपको पेंशन मैक्सिमम 10,000 मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका प्रीमियम है उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको पेंशन कितनी मिलनी है। तो LIC जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैक्सिमम पेंशन आपकी 10,000 हो सकती है। 3 वर्ष के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है, जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है GST से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। कैसे मतलब, अभी जैसे मैं LIC पे करता हूँ तो 593 रुपीज़ के आसपास मुझे GST भी पे करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अगर जो सीनियर सिटीजन है वो जो भी इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम पे करेंगे उनको GST पे नहीं करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये जो 22 डेट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया। इस बार बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए ये 22 मई को इस बार सेलिब्रेट किया गया है। इस बार का थीम क्या था? आर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये है इस बार के बायोडाइवर्सिटी डे का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा MSME के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। देखिए लॉकडाउन को सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट MSME और एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है,
वापस इनको रीस्टार्ट करने के लिए एक रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, एमएसएमईज को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपनी वो बिजनेस को वापस से रीस्टार्ट कर सकें। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ का फंड अनाउंस किया है। इसके साथ ही साथ एक 200 करोड़ का स्पेशल फंड भी बनाया है, जिसके तहत जो एमएसएमईज हैं उनको लो इंटरेस्ट पर, काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो रीस्टार्ट प्रोग्राम एमएसएमई के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च किया था, पीएम मोदी जी ने। नया क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। तो वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देखिए, ऐसे एरियाज जहाँ पर वाटर क्राइसिस है वहाँ पर पैडी का कल्टीवेशन ना किया जाए, या फिर जो पैडी का कल्टीवेशन हो रहा है उसको किसी और क्रॉप से एक्सचेंज कर दिया जाए। इसीलिए मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ऐसे जो भी फार्मर्स होंगे वो पैडी की जगह अगर किसी और फसल का कल्टीवेशन करेंगे अपनी ज़मीन पर तो उनको 7,000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है इसके तहत लक्ष्य रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि 1 लाख कितना 1 लाख हेक्टेयर जो पैडी क्रॉप है उसकी यहाँ पे किसी और क्रॉप का कल्टीवेशन करने का टारगेट रखा है। 7,000 पर एकड़ का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। और इसको देखते हुए ही हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी फार्मर्स हैं उनको कम से कम 50% लास्ट टाइम अगर उन्होंने पैडी एरिया जितने पे कल्टीवेशन किया था उसका 50% इस बार दूसरी क्रॉप का कल्टीवेशन करना है। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट इस समय बहुत चर्चा में है। तो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, 7,000 पर एकड़ का इंसेंटिव। नया क्वेश्चन है, कोस्ट इंडिया डैशबोर्ड किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो कोस्ट इंडिया डैशबोर्ड को माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है। कोस्ट इंडिया डैशबोर्ड ये माइग्रेंट वर्कर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कौन माइग्रेंट वर्कर कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। कोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, कोलैबोरेटिव ऑब्लिक कोविड एक्शन सपोर्ट टीम। ये एक जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डैशबोर्ड है जो माइग्रेंट वर्कर्स की रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक करेगा। देखिए, इसको डेवलप किया गया है इंडिया ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने कोस्ट इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च कर दिया है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स की रियल टाइम मूवमेंट से रिलेटेड है। ये माइग्रेंट वर्कर का जो हमारा रियल टाइम डाटा है उसको भी स्टोर करेगा। नया क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने शाही लीची और जर्दालू मैंगो की होम डिलीवरी के लिए इंडियन पोस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके साथ पार्टनरशिप की है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने शाही लीची और जर्दालू मैंगो की होम डिलीवरी के लिए इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। तो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट घर घर जाकर शाही लीची और जर्दालू मैंगो जर्दालू आम की डिलीवरी करेगा। शाही लीची की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में शाही लीची का कल्टीवेशन किया जाता है। 2018 में इसको जीआई टैग भी मिल गया था। तो डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर। लीची की बात करते हैं तो इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में लीची का। और इंडिया में कौन है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, तो बिहार इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है लीची का। उसके अलावा जो आपका लास्ट टाइम याद होगा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES, जिसको चमकी बुखार नाम दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि लीची खाने की वजह से बच्चों में चमकी बुखार या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम फैल रहा था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। तो मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरनगर नहीं, यहाँ पे रखिएगा। उसके अलावा जर्दालू मैंगो ये जो है बिहार के भागलपुर से रिलेटेड हैं। इनको भी जीआई टैग 2018 में ही दिया गया था जैसे शाही लीची को। नया क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके डायरेक्टर्स या फिर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन यही करता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो किस कमेटी की सिफारिश पर सेटअप किया गया था। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इस जो JP नायक कमेटी थी 2014 में बनी थी, उस कमेटी की सिफारिश पर बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। कब, 2016 में। देखिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। खास बात क्या है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, यानी अगर आप RTI एक्ट 2005 के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो इसको देना पड़ेगा। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, विनोद राय, जो हमारे कैग रह चुके हैं। विनोद राय इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। वर्तमान कौन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन, वर्तमान है भानु प्रताप शर्मा। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की यानी पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके जितने भी फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट को देता है। बाद में वो कैबिनेट कमेटी उनको अपॉइंट कर देती है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक चेयरमैन होता है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और 5 एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSGC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई।
तो FSDC सभी को पता है, एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार क्या 2-3 बार पढ़ चुके हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा होते हैं फिनांस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी। तो रिसेंटली 22nd बैठक हुई थी FSDC की, वर्चुअल तरीके से हुई थी। इसकी अध्यक्षता की गई फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को कैसे बेहतर रखना है, इसके विषय में डिस्कशन किया गया। जो FSDC है 2010 में स्थापित की गई थी, ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ना ही संवैधानिक है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा स्थापित की गई थी। अच्छा, किस कमेटी की सिफारिश पे FSDC का गठन हुआ था? तो रघुराम राजन कमेटी 2008 में बनी थी। रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप किया गया था, स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन हमेशा जो भी फिनांस मिनिस्टर होता है वही होता है। एक सब कमेटी भी होती है FSDC की। FSDC की जो सब कमेटी होती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? RBI गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने महाराष्ट्र में रोड अपग्रेडेशन के लिए कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है या फिर सैंक्शन किया है? तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में रोड अपग्रेडेशन के लिए $177 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपस में एग्रीमेंट किया, जिसके तहत महाराष्ट्र में रोड रिकंस्ट्रक्ट किए जाने थे। इसके लिए ADB ने $177 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब महाराष्ट्र में ये रोड बनाई जानी है। कितनी लेंथ होगी रोड की? 450 किलोमीटर की रोड बनाई जानी है महाराष्ट्र के कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में। ADB की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। 1966 में टोटल 68 मेंबर हैं ADB में। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसत्सुगु असकावा। हमारे इंडिया के कुछ समय पहले तक अशोक लवासा जी चुनाव आयुक्त थे यानी इलेक्शन कमिश्नर थे। अब वो ADB में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, इसके लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSO की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 1920 के दौरान GDP ग्रोथ रेट कितना रही? तो रिसेंटली NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने GDP के आंकड़े जारी कर दिए हैं लास्ट ईयर के लिए। उन्होंने कहा है लास्ट ईयर की GDP ग्रोथ रेट 4.2% ईयरली रही है, यानी 4.2% की GDP ग्रोथ रेट रही है आपकी लास्ट टाइम। NSO ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में ये लोएस्ट GDP ग्रोथ रेट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की ये लोएस्ट GDP ग्रोथ रेट है लास्ट 11 वर्षों में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि लास्ट क्वार्टर जो जनवरी से मार्च रहा है उसकी ग्रोथ रेट क्या रही? तो उसकी ग्रोथ रेट रही 3.1%। इसके वजह से मैंने जो NSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन्होंने कहा है कि लास्ट 44 क्वार्टर्स में ये लोएस्ट ग्रोथ रेट रही है किसी भी क्वार्टर की। मैंने आपको पहले बताया था GDP का जो डाटा है वो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, इस बार की GDP रिपोर्ट को जारी करते हुए NSO ने बताया कि जो डिमांड के 3 कंपोनेंट होते हैं उन सभी में डिक्रीज ही देखा गया है। डिमांड के 3 कंपोनेंट क्या बताया इन्होंने? पहला कंपोनेंट कंजम्पशन, क्या? कंजम्पशन। दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा एक्सपोर्ट। ये डिमांड के 3 कंपोनेंट हैं, तीनों में डिक्रीज देखा गया है। NSO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है GDP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के लिए TCS के इयॉन डिजिटल के साथ पार्टनरशिप की है? तो आप सभी लोग नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इयॉन डिजिटल आप सभी लोग जानते होंगे। तो TCS इयॉन के साथ पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। देखिए, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 जुलाई में। कब? 2015 जुलाई में लॉन्च किया गया था। जो नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर मिनिस्ट्री के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। अब इसके साथ TCS इयॉन ने पार्टनरशिप कर दी है। इसमें क्या होगा? जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसे समय में ट्रेनिंग नहीं जो है उनको मिल पा रही है। तो इसीलिए TCS इयॉन के साथ पार्टनरशिप कर ली है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। अब अपने NCS पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी TCS के साथ मिलकर। ये जो ट्रेनिंग कोर्स होगा ये हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई? तो रोजगार सेतु स्कीम MP स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें क्या होगा? MP में जो भी स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं अपने अपने मतलब कि जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ से छोड़ के वापस आ रहे हैं, एक तरह से माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन सभी को जॉब देने के लिए ये रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च की गई है MP गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या होगा? देखिए, जितने भी जॉब सीकर्स हैं या फिर एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी MP वो एक सेतु के रूप में काम करेगी, यानी ब्रिज के रूप में। तो जॉब सीकर्स को
एम्प्लॉयर्स से कनेक्ट करने के लिए ये रोजगार सेतु स्कीम एमपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टोबैको डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। विश्व गैर तंबाकू दिवस या कुछ भी कह सकते हैं इसको, आप देख लीजिएगा। तो इस बार के जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था इसका थीम क्या था? हैशटैग टोबैको एक्सपोज्ड, ये था इसका थीम। इस दिन WHO ने तंबाकू से रिलेटेड रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया कि 2018 की अपेक्षा 2019 में लगभग 10 मिलियन लोगों ने यानी 1 करोड़ लोगों ने तंबाकू का सेवन छोड़ दिया है। और कहा है कि ये जो संख्या है तंबाकू का सेवन छोड़ने वालों की ये 2025 तक यानी 2025 तक बढ़कर 27 मिलियन हो जाएगी, यानी 2.7 करोड़ हो जाएगी। तो ये भी कहा है इन्होंने। साथ ही साथ ये कहा है कि जो ग्लोबल तंबाकू सेवन करने वाले लोग थे उसका 44% 2000 के दौरान सिर्फ भारत से ही था, लेकिन अब जो ग्लोबल तंबाकू यूज़ करने वाले लोग हैं 2025 तक ये जो है भारत में उसका परसेंटेज बढ़कर 22.3% रह जाएगा, यानी कि भारत में काफ़ी तेज़ी से लोग तंबाकू का सेवन कम कर रहे हैं। WHO ने एक ट्रीटी की थी 2005 में लागू हुई थी। इस ट्रीटी का शॉर्ट फॉर्म है FCTC, आप नोट कर लीजिएगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये एकमात्र इंटरनेशनल ट्रीटी है टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड। 2005 से फोर्स हो गई है, WHO की देखरेख में ये साइन हुई थी, तो आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया में 85% पिक्टोरियल वार्निंग कंपलसरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर 85% पिक्टोरियल वार्निंग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CACP द्वारा MSP को कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? तो CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसके द्वारा MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को तीन प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो आपका A2 मेथड हो गया। A2 मेथड, इसमें क्या होता है, जो आपके एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ 50% प्लस 50% हायर जो स्पेंडिंग होती है वो दी जाती है फार्मर्स की। तो A2 मेथड में एग्रीकल्चर लेबर्स आपके शामिल हो गए, साथ ही साथ जो फार्मर्स की स्पेंडिंग हुई उसका 50% प्लस प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो सेकेंड मेथड है वो A2 प्लस FL है। इसमें आपकी एग्रीकल्चर कॉस्ट इंक्लूड रहती है और उसके साथ आपका 50% तो प्लस इंक्लूड रहता ही है। उसके अलावा फैमिली लेबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी जो फैमिली लेबर्स उसमें लगे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अभी इंडिया में MSP इसके हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड को कहते हैं C2 मेथड। C2 मेथड में क्या होता है, आपका A2 प्लस FL तो इंक्लूड होता ही है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी जो फार्मर ने लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये तीन मेथड से हमारे इंडिया में MSP को कैलकुलेट किया जाता है CACP द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किया जाता है, 1965 में स्थापना हुई थी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली खरीफ क्रॉप के लिए MSP जारी कर दी गई। खरीफ क्रॉप के लिए टोटल जो इंप्रूवमेंट हुआ है MSP में वो 2% से लेके 7.5% हुआ है। बहुत जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने कवर की हैं, तो आप प्लीज़, मैंने आपसे पहले ही सजेस्ट किया था करंट अफेयर्स की वीडियो हमेशा देखिए, क्योंकि कुछ नहीं तो 20 नंबर तो आपके बढ़ ही जाने हैं करंट अफेयर्स की वीडियो देखने से, तो आप जरूर देखिए। तो MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए रिसेंटली 2% से लेके 7.5% तक इंप्रूवमेंट हुआ। तो तीन तरीके से MSP हमारे कैलकुलेट की जाती है। वर्तमान में जो A2 एंड FL मेथड यूज़ किया जा रहा है ये किसके रिकमेंडेशन पे यूज़ किया जा रहा है? 2004 में इंडिया में क्या बना था? नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स 2004 में बनाया गया था। उसने कहा था कि इंडिया में जो MSP डिसाइड होनी चाहिए वो C2 मेथड पे डिसाइड होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए अभी गवर्नमेंट A2 प्लस FL को MSP डिसाइड करते समय कैलकुलेट कर रही है। तो आप तीनों मेथड याद रखिएगा, A2 प्लस FL एंड C2। सबसे बेहतर मेथड जो है C2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको इंप्लीमेंट करने में किस स्टेट गवर्नमेंट ने टॉप किया है? तो बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स है। MP गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को इंप्लीमेंट करने में टॉप कर दिया है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें 10,000 तक का लोन दिया जाता है। जितने भी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 1 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है। अगर आप टाइमली पे करते हैं, यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो टाइमली पे करते हैं, तो 7% का DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सेमी एनुअली इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या सारे इंटरेस्ट जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए स्कीम है? नहीं। 24 मार्च 2020 को जो लोग भी
स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे थे, सिर्फ वही लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए। 10,000 तक का लोन को दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीनों के लिए। और ये स्कीम कब तक के लिए लागू रहेगी? मार्च 2022 तक लागू रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। खास बात क्या है, सपोज करिए आपने टाइमली पे कर दिया, यानी 12 महीने में ये 10,000 रुपये चुका दिए, आपको 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल गया। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाएगा, तो आप 20,000 का टर्म लोन भी रह सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा। तो रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट ने टॉप किया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है बाय एनुअली, यानी वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक है और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF है, तो कंफ्यूजन आप मत क्रिएट करिएगा। इस बार की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी है इस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे। रिपोर्ट के तहत कहा गया है कि 60 मिलियन लोग, कितने? 60 मिलियन लोग यानी 6 करोड़ लोग सीवियर यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो EMDE मतलब इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उसमें 3 to 8% आउटपुट का लॉस देखने को मिलेगा, यानी जो प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा है उसमें लॉस देखने को मिलेगा जो आपकी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। तो ये थी आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा हर 6 महीने पे तो नहीं, लेकिन वर्ष में 2 बार जरूर जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर किस कंट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने भूटान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर। देखिए इसके तहत दोनों कंट्रीज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके मैनेजमेंट पर एक दूसरे का कोऑपरेशन लेंगे, यानी सहयोग करेंगे एक दूसरे को। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर भारत ने भूटान के साथ MOU पर साइन किया है। तो आप देखिएगा, देखिए ये MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगले 10 वर्ष के लिए है। इंडिया भूटान की जो रिलेशन है उसकी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 में साइन हुई थी, बाद में 2007 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हमेशा होते हैं मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी इस समय जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे। अच्छा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल अभी तक तो नहीं सुना था, आज क्यों सुनना है? जो मनरेगा होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, यानी उसमें लोगों को जॉब मिल रही है नहीं, ये सारा काम सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल द्वारा ही देखा जाता है। रिसेंटली 21st मीटिंग हुई थी वर्चुअल तरीके से सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की, इसलिए चर्चा में है। जो MG नरेगा एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 10 के तहत इसको स्थापित किया गया था। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके हमेशा अध्यक्ष होते हैं, आप देखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया जो मनरेगा रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सलाह भी देता है और मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पर एनुअल रिपोर्ट संसद को भी भेजता है। तो आप इतना याद रखिएगा। मनरेगा की बात करें तो आज तक का सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान मनरेगा स्कीम को दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आज तक का सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट अब दिया गया है इस वर्ष में। क्यों? क्योंकि जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें 61,500 करोड़ दिया गया था, बाद में आत्मनिर्भर भारत अनाउंस हुआ तो 40,000 करोड़ फिर से अनाउंस कर दिया गया है, यानी लगभग 1,15,00,000 करोड़ के आसपास अलॉटमेंट हुआ है मनरेगा को। तो आप याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।